हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल नॉलेज पार्क में। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहना है इनफर्टिलिटी, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं बाजपन। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं आखिर ये क्या होता है, और अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो उनकी किस तरह से सहायता की जा सकती है कि वो संतान पैदा कर सके। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नॉट एबल टू कंसीव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कपल है और वो लगभग मतलब कम से कम 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए जा रहे हैं, पर फिर भी संतान पैदा नहीं हो पा रही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी कोई भी संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तब उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी। ओके। अब ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि मेल में भी हो, है ना, और हो सकता है कि फीमेल में भी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये प्रॉब्लम मेल के अंदर ही होती है, ना कि फीमेल के अंदर। तो उसके कारण भी देखेंगे हम लोग। मैं एक बार इसमें डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है। तो जिन्होंने फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा होगा उनको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको मैं लिंक दे दूंगा, मैंने डाल रखा है फर्टिलाइजेशन टॉपिक, उसमें सर्च करना। तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से मैंने समझाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आई लिंक में मैं उसका वो दे दूंगा आपको, आई बटन में लिंक दे दूंगा। चलिए, तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन देखें कि कोई कपल है और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए जा रहे हैं और लगभग 1 साल में, कम से कम 1 साल में उनको जो है कोई भी संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तब उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी। अब ये दो तरह की होती है, इनफर्टिलिटी दो तरह की है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ओके। आपके नीट वगैरह के एग्जाम में शायद पूछा जा सके, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी है जिस कपल को कभी भी कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, या उससे ज़्यादा हो गई, उनको कोई भी संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो है कि कोई कपल है और उनको एक बच्चा पैदा हो गया, अब उसके बाद में वो प्लानिंग कर रही है कि उनको दूसरा बच्चा भी पैदा हो, तो उसके बाद में उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया काफ़ी टाइम तक, काफ़ी साल हो गए, 2 साल, 5 साल या 10 साल, और उनको कोई भी संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तब इस तरह की इनफर्टिलिटी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? जिसमें कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें एक बच्चा पैदा हो गया है पर उसके बाद में किसी कारणवश संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैटेगरी में आता है। बस आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी यानी कि जहाँ पर कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है, और सेकेंडरी जहाँ पर एक संतान पैदा हो गई है पर उसके बाद संतान पैदा नहीं हो पा रही है। तो चलिए, इसके कारण देखते हैं आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आने से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके। तो ये डायग्राम है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हो गया, ये है फेलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद में यहाँ पर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको बोला जाता है फिम्ब्रिन। उसके बाद में यहाँ पर होती है ओवरी, जहाँ पर एग का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से यहाँ पर भी होगी एक फेलोपियन ट्यूब, और फिर यहाँ पर एक और ओवरी लगी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे की तरफ वेजाइना होती है, और इधर होता है ये सर्विक्स। ओके, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बनाया मैंने, लेकिन काफ़ी छोटा सा होता है। इसके बाद में यहाँ पे ये होता है यूटरस। अब ये जो यूटरस है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है पेरिमेट्रियम, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और जहाँ पर मंथली साइकिल चलता है, जिस लेयर में चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली पेरिमेट्रियम, बीच वाली जो मोटी लेयर होती है मायोमेट्रियम, जिसमें बेबी की डिलीवरी के दौरान पेन होता है और जिसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, वो होती है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और जहाँ पर मंथली साइकिल चलता रहता है, यानी कि बनती रहती है और फिर से बिखरती रहती है, तो उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, फीमेल की अगर बात करें तो हो सकता है कि उसमें एग का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा हो, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि उसमें एग तो बना, लेकिन ये जो फिमरी है उसको ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में मान लीजिए कि स्पर्म तो आए, स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं ट्रेवल करते हुए और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच गए,
और जो एग है वो बेचारा यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं स्पर्म का कि स्पर्म आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। अब मान लीजिए स्पर्म जो है वो यहाँ तक आ तो गया, काफ़ी सारे स्पर्म यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से स्पर्म इस एग तक पहुँच नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ जाने से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि किसी फीमेल को यहाँ पर ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, फैलोपियन ट्यूब उसकी एकदम ठीक ठाक है, स्पर्म आया और इसके साथ में फ्यूज करा एग के साथ, तो ये मिलकर दो सेल वाला, सॉरी पहले तो एक सेल जाइगोट बनाएंगे, फिर ये एक सेल में डिवीजन होगा क्लीवेज, दो सेल बनेगी, फिर दो से 8 बनेगी, फिर 8 के बाद में 16 सेल स्टेज आती है, उसके बाद में फिर इम्प्लांटेशन होता है। अब मान लीजिए कि 16 सेल बन चुकी है, 16 सेल बन चुकी है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन है वो इस एंडोमेट्रियम में नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है। या फिर एक डिसऑर्डर भी होता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, देखिए भाई इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बच्चे का, यूट्रस की वॉल में, तो अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में हो गया, या फिर फिमरी के आसपास हो गया, या फिर ओवरी के आसपास हो गया, तब इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में माँ को भी खतरा रहता है और बच्चे को भी खतरा रहता है, तो माँ या फिर बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ता है, तो ज़्यादातर बच्चा जो होता है वो मर जाता है इस केस में। चलिए, तो फीमेल की अगर बात करें कि फीमेल में क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कोजेज इन फीमेल। तो फीमेल के अंदर क्या क्या कोजेज हो सकते हैं उनको देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है। चलिए, तो पहला कॉज उनमें क्या हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ रहा हो, तो ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर एक डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया PCOS, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। या फिर किसी फीमेल ने नसबंदी करा ली है, ओके, ट्यूबेक्टोमी जिसको बोलते हैं, तो वो भी इनफर्टिलिटी ही है, ट्यूबेक्टोमी। या और भी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर गोनाडोट्रोपिन्स, FSH और LH, जो कि कहाँ पर काम करते हैं, गोनेड्स पर, मेल में टेस्टिस पे काम करते हैं और फीमेल में ओवरी पे काम करते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गोनाडोट्रोपिन डिसऑर्डर। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, इनको ध्यान रखना है, कौन कौन से हार्मोन, FSH और LH, ये दोनों हार्मोन होते हैं, जिसमें से LH हार्मोन जो होता है ये एग को ओवरी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिसको ओवुलेशन कहते हैं। इसके अलावा ओवुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं कि एग जो है वो बन तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसको बोला जाता है ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओके, या फिर कोई फीमेल ऐसी है जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो जब मिल्क का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है, तो FSH और LH का लेवल डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन और गोनाडोट्रोपिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक का लेवल अगर बढ़ेगा तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपर माने ज़्यादा, हाइपरप्रोलेक्टोनीमिया, तो इसकी वजह से भी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो उनका नॉर्मल लेवल से कम हो या नॉर्मल से ज़्यादा हो,
ये दोनों डिसऑर्डर की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं कि थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा हो तो उसको बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं थायराइड के, नॉर्मल से कम है तो हाइपो, नॉर्मल से ज़्यादा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म। इसके अलावा कुछ फीमेल के अंदर यूट्रस में रसौली बन जाती है, रसौली को इंग्लिश में बोला जाता है फाइब्रॉइड्स, है ना। तो उसमें भी प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। किसी को तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है और किसी को अगर होती है तो वो जो बच्चा होता है उसका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि पेट के अंदर ही वो, यूट्रस के अंदर ही वो मर जाता है। तो फाइब्रॉइड भी इस इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स का हिंदी में भी नाम ध्यान रखना है आपको, रसौली। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है ना। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये मैंने मेन कारण यहाँ लिखवा दिए हैं, ये आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन अगर आपको पता है तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि इनफर्टिलिटी फीमेल के अंदर किन किन कारणों की वजह से हो रही है। चलिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मेल के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसमें इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके अलावा फीमेल के अंदर एक दो कारण और देख लेते हैं हम, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो फीमेल के अंदर और भी डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो होता है टर्नर सिंड्रोम, इसको ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो होती है अनडेवलप्ड या अल्प विकसित मादाएं होती हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है। तो इनका जीनोटाइप 44A+X होता है। इनमें 46 की जगह सिर्फ 45 क्रोमोसोम होंगे। तो इन ये जो होती है बांझ होती है, संतान पैदा नहीं कर सकती। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस, देखिए, अगर एंडोमेट्रियम की टिश्यू का, एंडोमेट्रियम क्या थी? यूट्रस के सबसे अंदर की लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम की टिश्यू का अगर यूट्रस के अलावा कहीं और पर ग्रो हो रहा है, यूट्रस के अलावा कहीं और पर अगर वो ग्रो कर रहा है एंडोमेट्रियम की टिश्यू, तब उसको बोला जाता है डिसीज को एंडोमेट्रियोसिस। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, ग्रोइंग ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू in other than यूट्रस। तो यूट्रस के अलावा अगर एंडोमेट्रियम की टिश्यू कहीं और ग्रो कर रहे हैं तब उस डिसऑर्डर को बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा एक कारण और हो सकता है कि फीमेल का जो सर्विक्स है, सर्विक्स अभी बताया था मैंने, जैसे देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे यूट्रस और यहाँ पर ये था वेजाइना और यहाँ पर होता है एक छोटी सी ओपनिंग। तो यहाँ पर अगर सर्विक्स में जो म्यूकस है, म्यूकस अगर बहुत ज़्यादा थिक है, गाढ़ा है, तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो इसको पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश या एंटर नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी हो सकता है इनफर्टिलिटी हो जाए, है ना। तो म्यूकस का थिक होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल के। चलिए, तो ये तो मेल के अंदर हो गया, सॉरी फीमेल के अंदर हो गया। अब अगला हम देखेंगे कि मेल के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। चलिए इसको नोट कीजिए जरा, उसके बाद में फिर इसको रफ करता हूँ मैं। चलिए मेल के अंदर देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। देखिए, मेल के अंदर डिपेंड करता है कि उसमें जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, आखिर। तो उनमें अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर जो स्पर्म का लेवल है वो नॉर्मल लेवल से बहुत कम है। नॉर्मल जो लेवल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है 200 से 300 मिलियन स्पर्म। तो किसी अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म का काउंट है इजैकुलेशन में, तो उसको नॉर्मल लेवल माना जाता है। और किसी में अगर 15 मिलियन स्पर्म से कम का काउंट होता है तब उसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। ओलिगो माने होता है कम, कम थोड़ा सा, और स्पर्मिया स्पर्म की बात चल रही है। तो जहाँ पर स्पर्म का लेवल 15 मिलियन स्पर्म से कम होगा तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर एक डिसऑर्डर होता है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था,
क्रिप्टोरकाइटिज्म। और इसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको बोला जाता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म का अब्सेंट होना, कि भाई सीमन तो बन रहा है लेकिन उसके अंदर जो स्पर्म है वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है एकदम। और ये ज़्यादातर इस डिसऑर्डर में देखा जाता है, क्रिप्टोरकाइटिज्म। अब ये डिसऑर्डर क्या है तो एक बार और बता देता हूँ मैं। देखिए, जब बच्चे का माँ के यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, ये इसका स्क्रोटम है और यहाँ पर होती है इंग्विनल कैनाल। तो उसका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो टेस्टीज होती है वो बॉडी कैविटी में रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो धीरे धीरे बच्चे के जन्म से पहले ही धीरे धीरे इन्विनल कैनाल से होती हुई वो कहाँ पहुँच जाती है, स्क्रोटम के अंदर। क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि टेस्टीज का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का अच्छे से प्रोडक्शन हो पाता है। अगर टेस्टीज का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस की बात करें तो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो टेस्टीज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 34 या 33 के आसपास। तो टेस्टीज का टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए उसका 35 हो गया, 36 हो गया, या बॉडी टेम्परेचर के जितना हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर टेस्टीज के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर वो बनने ही बंद हो जाते हैं। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो टेस्टीज होती है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही रह जाती है, स्क्रोटम में आ ही नहीं पाती है। तब इस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोरकाइटिज्म। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर एक टेस्टी ज़्यादा टाइम तक बॉडी कैविटी के अंदर रहेगी तो बॉडी कैविटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो मेल होंगे उनमें स्पर्म नहीं बनेंगे। हालांकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल सही रहेगा, उनमें दूसरे मस्कुलिन करेक्टर्स होंगे जो पुरुषों वाले होते हैं, मूंछदाढ़ी वगैरह होगी, आवाज़ भारी होगी, लेकिन वो संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। चलिए, तीसरा हो सकता है एल्कोहलिज्म। भाई कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा शराब पी रहा है, नशेड़ी है, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, डिप्रेशन में डूबा हुआ है, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम बिंदास होकर जीना है, क्योंकि इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कंजेनाइटल हो सकता है, भाई जन्मजात कोई ऐसे उसके अंदर डिसऑर्डर हो जन्म से ही कि उसको संतान पैदा नहीं कर सकता है, तब इसको बोला जाता है डिसऑर्डर को जन्मजात डिसऑर्डर कंजेनाइटल। और कंजेनाइटल में वो जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, भाई उसके फैमिली के बैकग्राउंड में हो सकता है किसी बंदे को इनफर्टिलिटी रही हो, तो उस बंदे में भी हो सकता है कि हो जाए। ओके, तो जेनेटिकल भी हो सकता है। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से भी मेल के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स अगर ले रहा है तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसका जो स्क्रोटम का एरिया है अगर वो ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा टेम्परेचर के संपर्क में आ रहा है, ज़्यादा हीट के संपर्क में आ रहा है, तो भी क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन और उनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर सकती है। मान लीजिए कोई ऐसे बंदे हैं जो कि ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, या फिर ईंटों के जो भट्टे हैं या फिर दूसरे जो भट्टियाँ हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है जो स्क्रोटम का जो एरिया है वो लगातार इस टेम्परेचर के संपर्क में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेस्टिज का भी बढ़ेगा, और टेस्टिज का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उससे स्पर्म की क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी दोनों पे फर्क पड़ सकता है, और इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पर्म का जो काउंट होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाता है। इसके अलावा कैंसर हो सकता है, कैंसर की वजह से भी पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर। और थायराइड डिसऑर्डर, जैसे भी देखा था हमने फीमेल के अंदर कि थायराइड हार्मोन का कम लेवल अगर है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन का ज़्यादा लेवल है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और दोनों की वजह से ही इनफर्टिलिटी हो सकती है। और सिंड्रोम की अगर बात करें तो फीमेल के अंदर टर्नर सिंड्रोम था जिसमें 45 क्रोमोसोम थे, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम था, उनको हमने बोला था अनडेवलप्ड फीमेल। ये क्या है, ये मेल है, जहाँ पर भी एक वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल ही होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के आ जाते हैं, इनको हम सामान्य भाषा में किन्नर बोलते हैं, तो ये भी बांझ होते हैं और ये संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये था इनफर्टिलिटी। चलिए, तो हमने इनफर्टिलिटी देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली, कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, और उसके कारण भी देख लिए। अब कारण हमने देख लिए, अब जो कपल है मान लीजिए उनमें से कोई एक इनफर्टाइल है या फिर दोनों इनफर्टाइल है, तो आखिर उनकी प्रॉब्लम को
वो चाहते कि उनको बच्चा हो, तो उनकी उस प्रॉब्लम को कैसा दूर किया जाए। तो मेडिकल साइंस में इसके लिए भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसको हम लोग ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से जो माँ बाप संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनको संतान पैदा करने के सक्षम बनाया जाता है। चलिए, तो उसको हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनकी सहायता से जो कपल संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको संतान पैदा करने के सक्षम बनाया जाता है, या फिर लैब के अंदर संतान पैदा कराई जाती हैं और बाद में फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब ये दो तरह की है, एक को बोलते हैं इन विवो, एक को बोलते हैं इन विट्रो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए जरा। ये दो तरह की हैं, एक को हमें क्या बोलना है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक तो है इन विवो टेक्निक, और एक होती है इन विट्रो। यहाँ विट्रो का मीनिंग होता है ग्लास, है ना, ग्लास के टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन विट्रो। चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन विवो और इन विट्रो। देखिए, ये इन विवो और इन विट्रो बायोलॉजी में काफ़ी जगह देखने को मिलता है और काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि क्या होता है। इन विवो का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही कर रहे हो, तब इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग बोलोगे इन विवो एक्सपेरिमेंट। और अगर आप उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल कर लैब के अंदर ले जाके उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब वो इन विट्रो कहलाता है। मेरी बॉडी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो इन विवो है, और अगर मेरी बॉडी में से कोई पार्ट निकाल कर लैब के अंदर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो ये इन विट्रो कहलाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर ही हो कराया जा रहा है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कराया जा रहा है, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के शरीर के बाहर कराया जा रहा है तब इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो बॉडी के अंदर हो रहा है इन विवो, बॉडी के बाहर लैब के अंदर हो रहा है तो इन विट्रो। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ओके। और इन विट्रो के अंदर आउटसाइड द बॉडी, या फिर लैब के अंदर, आउटसाइड द बॉडी। तो इनके अंदर हमें जो टेक्नोलॉजीज पढ़नी है इन विवो में, एक तो हमें पढ़ना है GIFT, फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है इसकी। फुल फॉर्म इसकी गैमीट इंट्रा फैलोपियन, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और दूसरी टेक्निक भी देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और फिर इसी के अंदर एक टेक्निक और आ जाती है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ओके। तो ये सभी इन विवो के अंदर आ जाएगी, एक तो गिफ्ट और एक AI या फिर IUI। इन विट्रो के अंदर एक आएगा ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा हम देखेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओके। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। ये काफ़ी जगह सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखेंगे क्या आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, क्यों इसको टेस्ट ट्यूब बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बेबी को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करेंगे। चलिए देखते हैं उसको क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इन विवो, अच्छे से समझेंगे इसको, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे इन विट्रो। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इन विवो टेक्निक्स। तो इन विवो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी, GIFT। तो पहली टेक्निक देखते हैं हम GIFT। कौन सी ध्यान रखनी है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
तो गैमीट कौन से होते हैं? गैमीट की बात की जाए तो एक होता है मेल गैमीट, मेल गैमीट, ओके, मेल गैमीट स्पर्म को बोलते हैं, और एक होता है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो इन दोनों में से अगर किसी का भी ट्रांसफर कराया जा रहा है तब उसको बोला जाता है GIFT। अभी कब कराया जाएगा देखिए जरा। मान लीजिए कोई फीमेल है और उस फीमेल के अंदर जो एग है वो ओवरी के अंदर बन तो रहा है। देखिए फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको फिमरी कहते हैं, और यहाँ पर ये होती है ओवरी। तो मान लीजिए ओवरी से जो एग निकला तो यहाँ पर ये रहा एग, बॉडी कैविटी के अंदर ही है। किसी कारणवश ये फिमरी उसको पकड़ नहीं पा रही, तो फिमरी अगर उसको पकड़ेगी नहीं तो ये जो एग है वो यहीं पर लॉस्ट हो जाएगा और स्पर्म इस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस एग को निकाला जाएगा। एग को निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इस एग को या तो हो सकता है कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करा दिया जाए, और फिर बाद में स्पर्म को भी इसके अंदर एंटर करा दिया जाता है एक ट्यूब की सहायता से, और फिर इनका आपस में फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। तो अगर गैमीट का ट्रांसफर करा रहे हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, तब इस टेक्निक को बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट, गैमीट का मेल या फीमेल गैमीट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। चलिए दूसरी थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए इसमें क्या कराते हैं, मान लीजिए कि कोई मेल है और उस मेल के अंदर जो स्पर्म है वो काफ़ी कम बन रहे हैं, तो क्या सुझाव दिया जाएगा उनको, उनको बोला जाएगा कि आप जो है एक बार इजैकुलेशन कीजिए और अपने स्पर्म जो है हमें यहाँ पर देकर जाइए। तो एक दिन उसके स्पर्म लिए जाएंगे, लेने के बाद में उनको फ्रीज कर दिया जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर -196 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसको 2 या 3 दिन के बाद और बुलाया जाएगा, वो फिर से अपन स्पर्म देगा और उन स्पर्म को फिर से कलेक्ट करके पहले वालों के साथ में मिला दिया जाएगा। तो स्पर्म की मात्रा को बढ़ाते हुए चलते हैं, और जब स्पर्म की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो एक ट्यूब के द्वारा इंजेक्शन लिया जाएगा, एक ट्यूब ली जाएगी और उस ट्यूब के अंदर उन स्पर्म को भर दिया जाएगा, और भरने के बाद में इंजेक्शन की हेल्प से, मान लीजिए ये रहा इंजेक्शन, ये रही वो नीडल, और इसके साथ में एक ट्यूब इस तरह से जुड़ती है। तो इस इंजेक्शन के अंदर स्पर्म को भर दिया जाएगा, और भरने के बाद में वेजाइना के द्वारा उसको यहाँ पर एंटर करा दिया जाएगा। तब इस टेक्निक को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये जो सर्विक्स होता है काफ़ी छोटा छेद होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही महीन छेद होता है, तो इसमें से ज़्यादातर स्पर्म जो होते हैं वो पास नहीं कर सकते। तो अगर हमने यहाँ पर स्पर्म डाले भी हैं तो उसमें से चांसेस नहीं है, चांसेस बहुत कम है कि जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर पाए। तो हम चांसेस को बढ़ाने के लिए, प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या कर देते हैं कि स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफ़र ना करा के कहाँ पे करा देते हैं, यूट्रस के अंदर। क्योंकि क्या हो सकता है कि वेजाइना में अगर ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो कुछ स्पर्म बाहर ही रह जाए और बहुत ही कम अंदर जाए, तो अंदर अगर कम जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। तो ट्यूब को अगर अंदर आप एंटर करा रहे हो यूट्रस के अंदर, तब इस टेक्निक को बोलते हैं हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, समझ में दोनों टेक्निक क्या है। GIFT, उसमें क्या करोगे आप, गैमेट को ट्रांसफर कराओगे कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। और दूसरी क्या थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म जो है, ओके, सीमन जो है उसको आर्टिफिशियली वेजाइना में या फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कराया जाएगा। तो ये टेक्निक क्या कहलाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यूट्रस में ट्रांसफर करा रहे हो तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। चलिए ये तो थी इन विवो टेक्निक्स। अब दूसरे हम देखते हैं इन विट्रो टेक्निक्स। तो इन विट्रो टेक्निक्स के अंदर कौन कौन सी है, एक तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और ICSI, और उसके अलावा IVF। चलिए तो पहले ZIFT के बारे में बताता हूँ मैं। ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
तो इसके नाम से ही डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले आप गैमेट को ट्रांसफर करा रहे थे फैलोपियन ट्यूब में, अब की बार क्या कराना है, जाइगोट को ट्रांसफर कराना है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या क्या यहाँ से एग लिया जाएगा और मेल का स्पर्म लिया जाएगा, लैब के अंदर दोनों फ्यूज कराया जाएगा। और फ्यूज कराने के बाद जब जाइगोट बन जाए, सिंगल सेल जाइगोट, तो उस जाइगोट को इंजेक्शन के द्वारा या नीडल के थ्रू होते हुए फीमेल सुन करने वाला इंजेक्शन दे दिया जाता है, एनेस्थीसिया, और उसके द्वारा उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट को ट्रांसफर करा दिया जाएगा। तो ये टेक्निक कहलाती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या कराया जाए, इस तरह से मान लीजिए कोई पेट्री प्लेट है, ये कोई पेट्री प्लेट है और इसके अंदर ये है एग, और इसी के आसपास हमने बहुत सारे स्पर्म को डाल दिया और उनको डालकर छोड़ दिया। तो स्पर्म क्या करेंगे, इनमें से कोई एक स्पर्म जो है इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो जो फ्यूज कर जाएगा वो जाइगोट बना लेगा और यहाँ से उस जाइगोट को उठाकर यहाँ पर एंटर करा देंगे। पर कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। तब हम क्या करते हैं, हम खुद से फर्टिलाइजेशन कराते हैं और उस टेक्निक को फिर बोलते हैं ICSI। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए, इंट्रा यानी कि अंदर, किसके, साइटोप्लाज्म के, स्पर्म इंजेक्शन यानी कि हमें क्या करना है, इंजेक्शन के अंदर स्पर्म लेना है और उसको एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करा देना है। तो ये टेक्निक कहलाएगी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो मान लीजिए ये रहा एग, ये इसका न्यूक्लियस है, हमने एक इंजेक्शन लिया, उस इंजेक्शन के अंदर हमने एक स्पर्म को भर लिया, कोई एक स्पर्म, ओके, कोई एक स्पर्म। अब देखिए ये जो टेक्निक है इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्पर्म लिया जा रहा है और यहाँ पर हमारी मर्जी है कि जो स्पर्म है हम चाहे तो वाई क्रोमोसोम वाला भी ले सकते हैं और चाहे तो एक्स वाला भी ले सकते हैं, है ना। वाई वाला अगर लिया जाता है तो संतान एक लड़का होगा और एक्स वाला अगर लोगे तो संतान लड़की होगी। लेकिन ये रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, है ना, क्योंकि इस तरह से अगर आप लड़का पैदा कराना चाहते हो, लड़की पैदा नहीं कराना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा गैर कानूनी हो जाता है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम अपनी मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं, यानी कि हम लड़का भी पैदा कर सकते हैं अपनी इच्छा से, हम उसको लड़की भी पैदा कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही स्पर्म को यहाँ पे एंटर कराया जा रहा है। ये एक्स वाला हो सकता है या फिर वाई वाला। एक्स वाला होगा तो संतान लड़की होगी, वाई वाला होगा तो संतान लड़का होगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंजेक्शन दे दी जाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर उस जाइगोट को फिर से यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे। ओके, समझ में दोनों टेक्निक। जाइगोट को ट्रांसफर करा रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो ZIFT, और लैब के अंदर इन दोनों को इंजेक्शन के द्वारा हमने ट्रांसफर कराया, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए अगली टेक्निक पे आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रायो ट्रांसफर। देखिए गैमेट को ट्रांसफर कराना है तो वो भी फैलोपियन ट्यूब में होगा, जाइगोट ट्रांसफर कराओगे तो वो भी फैलोपियन ट्यूब में होगा, और 8 सेल स्टेज का मोरुला अगर ट्रांसफर कराया जा रहा है तो वो भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है, क्योंकि 8 सेल के बाद में वो यूट्रस के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद में हमें अगर किसी को ट्रांसफर कराना है तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी में हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर नहीं कराएंगे। 8 सेल स्टेज तक अगर है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराना है, 8 सेल के बाद में अगर आ रहे हैं तो आपको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कराना होता है। चलिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी देखते हैं जरा। अगली टेक्निक है हमारी IVF, फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को कभी कभी ET भी बोल देते हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर, क्योंकि इसके अंदर लैब के अंदर एम्ब्रायो बनाए जाएंगे और उनको फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखना यूट्रस में, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। इसके अलावा इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेबी है उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया जाएगा, नहीं, सिर्फ नाम दे दिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कराते उसको पेट्री डिश के अंदर ग्रो कराया जाता है। सिर्फ उसको 8 सेल स्टेज तक कराओगे, 8 सेल के बाद में अगर जो स्टेज आती है तो उसको हम फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करा देंगे। देखिए इसमें करते क्या है, इसमें कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो मेल और फीमेल है
मान लीजिए दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम है, दोनों को प्रॉब्लम है, तो पहले तो डॉक्टर लोग उनको सलाह देंगे कि आप जो है अपने सीमन का टेस्ट कराइए और फीमेल का अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखा जाएगा, उसका कुछ टेस्ट किए जाएंगे कि उसमें एग ठीक से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है ना, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उसके अंदर एग बन ही नहीं रहा, तब सरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है। सरोगेट मदर क्या है, उससे एग को लिया जाएगा, डोनर मदर भी बोलते हैं, और एग को लेने के बाद में जो हस्बैंड है, पहले वाली वाइफ का जो हस्बैंड है, उससे स्पर्म लिया जाएगा, दोनों को फ्यूज कराएंगे और फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफर करा दिया जाएगा। चलिए इसमें क्या करना है हमने देखी चला। इसमें पहले स्पर्म लिए जाएंगे, ओके, स्पर्म लिए जाएंगे मेल से या जो हस्बैंड है, अगर उसमें स्पर्म बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो किसी डोनर से ले जाएंगे, और लेने के बाद में चाहे तो उसको फ्रीज भी कर सकते हैं हम -196 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको एग के साथ में फ्यूज कराना है, एग जो फीमेल से है फ्रॉम वाइफ, और अगर वाइफ के अंदर एग नहीं बन रहा है तो किसी डोनर फीमेल से एग को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, नहीं इससे पहले तो देखिए, अगर कोई कपल किसी आईवीएफ क्लिनिक पर जाते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले उनको इंजेक्शन देते हैं, है ना, तो लगभग 10 से 15 दिन के इंजेक्शन होते हैं। तो हस्बैंड को भी सिखा दिया जाता है कि आप जो है इसको घर पर रोजाना इंजेक्शन देने हैं। वो इंजेक्शन एक्चुअली में कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं जो कि FSH या LH हार्मोन होते हैं, और वो एग की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी कि एग जो है फीमेल के अंदर वो ज़्यादा बनने लगते हैं। तो मान लीजिए 10 से 15 दिन तक इंजेक्शन दिए, उसके बाद में फीमेल क्लिनिक पर जाएगी, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड के जरिए, और यहाँ पर एक थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे दी जाएगा, मतलब इस हिस्से को सुन कर दिया जाएगा, और फिर एक नीडल के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा यहाँ से एग को कलेक्ट कर लिया जाएगा। एग को कलेक्ट करने के बाद में लैब के अंदर उसका जो फ्लूइड वगैरह है उसको अलग कर देंगे, और एग को वहाँ से अलग कर ले जाएंगे। अब वो जो एग है वो हो सकता है एक हो या एक से ज़्यादा, है ना, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो डोनर है उससे स्पर्म लिया जाएगा और लैब के अंदर उनको आपस में फ्यूज़ कराया जाएगा। अगर फ्यूज़ कर जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ICSI जो टेक्निक है उसके ज़रिए आपस में उनको फ्यूज़ कराया जाएगा, और पहले से जाइगोट बनाया जाएगा। देखिए स्पर्म लिया, एग लिया, दोनों को आपस में फ्यूज़ कराया, फ्यूज़न, फ्यूज़न कराने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या है, 2 सेल्ड स्टेज है, तो चाहे तो हम इस जाइगोट को भी ट्रांसफर करा सकते हैं यहाँ पर, फिर वो कहलाएगा ZIFT। तो ये कैसी है, ये 1 सेल्ड। अब 1 सेल में क्या होगा, इसमें डिवीजन होंगे, 2 सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी, 8 सेल बनेगी। 8 के बाद में अगर यानी कि मोर देन 8 सेल अगर है तो उसको हम लैब के अंदर ग्रो नहीं करा सकते। मोर देन 8 सेल अगर है तो उसको बोला जाता है एम्ब्रायो या ब्लास्टोसिस्ट, और उसको हम लैब के अंदर ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि इसके बाद में क्या करता है, यहाँ पर जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसके साथ में वो इम्प्लांटेशन करता है। भाई हमारे पास में टेक्नोलॉजी है कि हम 8 सेल तक लैब के अंदर एम्ब्रायो को डेवलप करा सकते हैं, लेकिन 8 सेल के बाद में हमें उसके फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कराना होता है। तो अगर वाइफ का यूट्रस ठीक ठाक है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो किसी सरोगेट मदर को लिया जाएगा, तो वो अपने एम्ब्रायो के अंदर उसको ट्रांसफ़र कराएगी, 9 महीने तक उसको रखा जाएगा, और बाद में डिलीवरी होने के बाद उन हस्बैंड वाइफ को वो बच्चे को दे दिया जाए। चलिए तो ये थी टेक्निक हमारी, टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं कि सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या था और उसको कहाँ पर बनाया गया था, और इंडिया में सबसे पहला कौन था जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया। बस नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न जो था उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जुलाई 25, 1978, 25 जुलाई 1978 को। कहाँ पर, इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में सबसे पहला जो है वो इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था, लुइस जॉय ब्राउन, है ना, उसको ध्यान रखना अपनी नॉलेज के लिए। इसके अलावा इसके यानी कि 25 जुलाई को ये बना था, इसके लगभग 67 डेज के बाद में इंडिया के अंदर एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, यानी कि
तो इंडिया के जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहला टेस्ट बेबी पैदा कराया था या फिर क्रिएट किया था, तो वो थे सुभाष मुखोपाध्याय। ओके, जो बेबी का नाम है जो उन्होंने बनाया था तो वो था कनुप्रिया या फिर इसको दुर्गा, ये नाम था उसका। और ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ठीक ठाक ही है। लेकिन ये जो सुभाष मुखोपाध्याय हैं इन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था। आप गूगल करके देखना आखिर क्या कारण रहे होंगे कि इन्होंने जो है सुसाइड किया था। तो यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर कोई आपको क्वेश्चन आंसर में डाउट लगता है कि क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें क्वेश्चन आंसर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर इजी क्वेश्चन है। अगर ये चैप्टर आपने ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। क्योंकि पूरा जो आपका ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती है वो या तो यहाँ से आती है इनफर्टिलिटी, और ये जो मैंने बताया ART, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी एमनियोसेंटेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ, है ना। और इसके बाद में मैं कुछ बायोलॉजी की ट्रिक्स भी उनके ऊपर कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने केमिस्ट्री की काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, है ना। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो धीरे धीरे मैं डालता रहूँ। तो कोशिश करूँगा मैं, तो जैसे ही मैं डालूँगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और अगले लेक्चर। थैंक यू।